जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति क्यों? यदि कोई भी राष्ट्र के लिए काम करता है तो इनको लगता है कि मेरे विरुद्ध कार्य हो रहा है। तो ये संविधान को बदल देंगे, संविधान को तोड़ देंगे। यानी पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, पीडीए। नमस्कार, आप समस्त लोगों का पारदर्शी विकास न्यूज चैनल में स्वागत है। देश का सर्वोच्च दस्तावेज हमारा संविधान है और हमारे संसद के तीनों अंग लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति तथा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका संविधान के अनुरूप ही अपनी कार्य प्रणाली को समुचित रूप देती है और इसी संविधान को लेकर आजकल कई राजनीतिक दल गलत बयानबाजी कर रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं संविधान खतरे में है। कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता संविधान को जेब में लेकर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है और संविधान का लोप करके हमारी आरक्षण व्यवस्था पर कुठाराघात किया जा रहा है। इस संबंध में सुशील कुमार, जो पारदर्शी विकास न्यूज चैनल के संपादक हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं इस विषय पर आप क्या कहेंगे, आपकी क्या राय है? पीयूष जी, संविधान की अगर बात करें तो संविधान हमारा सर्वोच्च है। राष्ट्र का सर्वोच्च ग्रंथ की बात कर ले तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान वास्तव में अगर करें तो बहुत अच्छा है। संविधान में सबके लिए व्यवस्था की गई है, परंतु आज बड़ी विडंबना है। आज लोग संविधान का दुरुपयोग करने पर तुले हुए हैं। संविधान को संविधान ना मानकर उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई संविधान जेब में लेकर घूम रहा है, कोई संसद में दिखा रहा है, कोई लोगों को दिखा रहा है, कोई संविधान की बात करके कहता है संविधान खतरे में है। झूठ बोलने की जैसे बाढ़ सी आ गई। संविधान ये कोई खिलौना नहीं है। संविधान हमारा ग्रंथ है। संविधान के आधार पर हमारा राष्ट्र चल रहा है, लेकिन वोटों की राजनीति ने उसके साथ भी खेल करने से पीछे नहीं आ रहे। अगर हम बात करें तो आरक्षण का मुद्दा का संविधान से क्या लेना देना है? संविधान ने सबको बराबर का हक दे रखा है। संविधान के अनुसार लोगों को आरक्षण मिलता है। संविधान के अनुसार ही लोगों का जीवन यापन होता है। तो ये संविधान को बदल देंगे, संविधान को तोड़ देंगे। एक पार्टी बोलती है हम संविधान के अनुरूप काम कर रहे हैं, दूसरी कहती है संविधान को बदल देंगे। जो आज चिल्ला रहे हैं, जो आज शोर मचा रहे हैं कि भाजपा संविधान बदल देगी, हम भाजपा कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि तथ्य है इस प्रकार के तो मुझे उनका नाम लेना पड़ रहा है कि वो लगातार, अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव हो या ममता बनर्जी हो या कांग्रेस के राहुल गांधी हो, जो भी हो, ये लोगों ने एक शिकूफा बनाया है कि भाजपा संविधान बदल देगी। संविधान की जो कार्यपालिका है, विधायिका है, विधायिका में यह तय होता है कि संविधान को राष्ट्र के अनुरूप अब कौन सा संशोधन होना चाहिए, उसमें कौन से संशोधन करें समय की मांग के साथ। तो उसमें संशोधन जनहित में किए जाते हैं। इसीलिए विधायिका बनाई गई है, कार्यपालिका बनाई गई है।
जो ये बात कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बदल देंगे, उन लोगों ने अपने कार्यकाल में 76 बार संविधान में हेरफेर किया है। सबसे बड़ी बात तो संविधान की रूपरेखा में ही छेड़छाड़ कर दी, प्रारूप में ही छेड़छाड़ कर दी। खुद छेड़छाड़ करने के पश्चात आज नया आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे। सत्ता पक्ष पे आरोप लगा रहे हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं कि संविधान बदल देंगे, जबकि ये इनकी मनोदशा को सिद्ध करता है। कौन सी मनोदशा? कि चूंकि इन्होंने संविधान को 75 से 76 बार बदला है, इसलिए इनके मन में भय है कि कहीं ये संविधान में कुछ अहारता न कर दें, कि जो इन्होंने बदला है उसको ठीक कर दे। बहुत सारे गलत संशोधन किए जो राष्ट्रहित में नहीं है, जो समाज हित में नहीं है। अगर हम बात कर ले तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे, वक्फ बोर्ड जैसे संविधान में नहीं थे। आपने कहा जैसे, तो ये प्रमुख मुद्दे हैं। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जैसे 1900 अलग अलग एक ही राष्ट्र के दो विधाएं, दो कानून। और इस संविधान में जो तो नहीं है संविधान में। हाँ। जब इस संविधान में नहीं है तो इस प्रकार के संशोधन करने का प्रयास, इस प्रकार की चीजें लागू कराने का प्रयास 75 से 76 बार संशोधन आप कर चुके हो। उसके पश्चात आप ये ढिंडोरा पीट रहे हो, जेब में डाल करके घूम रहे हो, पूरा विपक्ष इस पर एक माहौल क्रिएट कर रहा है। ये या तो ये जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये मान के चल रहे जनता बेवकूफ है। अच्छा, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, ठीक, अच्छा, सभी पार्टी में सभी जाति के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि अखिलेश यादव की पार्टी में केवल मुस्लिम और यादव ही है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कांग्रेस में केवल मुस्लिम और यादव या ही है। हर जाति का प्रतिनिधित्व है, हर जाति का प्रतिनिधित्व हर पार्टी में है। जब सभी पार्टियों में सभी जातियों का प्रतिनिधित्व है तो फिर किसी एक के ऊपर स्टैंप लगाना तो ये कहां का न्याय? हाँ, वो इसका मतलब जनता को गुमराह कर रहे हो, न्याय संगत नहीं है। वही ब्राह्मण जब सपा में बैठ करके हिंदुओं को गाली देता है, तब वो पार्टी तो नहीं कहती कि मेरे भाई व्यक्ति ने बैठ करके पार्टी के ब्राह्मणों को गाली दी। हम जब ब्राह्मणों को गाली देते तो मेरी पार्टी वाला नहीं बोलता है। जब हम दलितों की बात करते हैं तो वो व्यक्ति आरोप नहीं लगाता है। तो जब सभी पार्टियों में सभी धर्म और जाति के लोग हैं, तो ऐसी स्थिति में जातिवाद और धर्मवाद पर राजनीति क्यों? तो ऐसी स्थिति में ये जो राजनीतिक दल है, या तो ये जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझ रहे हैं, ये जनता को अपने हिसाब से नचाना चाहते हैं। ये सारे लोग बैठ करके, कुछ लोग ब्राह्मण लोग अपने ब्राह्मण को खींचना चाहते हैं, दलित के बना करके दलितों को खींचना चाहते हैं, वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में सब बयानबाजी शुरू, सारी बयानबाजी करते हैं, और कोई किसी का नहीं है। सही बात। सिर्फ वोटों की राजनीति के लिए ये जनता को भ्रमित करते हैं। जी। और ये जनता को जागरूक होने का समय आ गया है कि वो जान ले कि आज की समय में राजनीतिक दल झूठ की पराकाष्ठा पार कर चुके हैं, निजी स्वार्थ के लिए। जी। तो सिर्फ ये बताइए कि जैसे आपने सही का, सब राजनीतिक पार्टी वोट बैंक के पीछे भाग रही हैं। इसी संबंध में मैं कहना चाहूंगी, संविधान की आड़ में कुछ राजनीतिक दल पीडीए का खेल खेल रहे हैं और हिंदू समाज की को विघटित कर रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। देखिए, मैं बताऊं, वो भी राजनीतिक दल है, कांग्रेस भी राजनीतिक दल है, समाजवादी पार्टी भी है, भारतीय जनता पार्टी भी है। हर पार्टी के अपने अपने सिद्धांत हैं। इनका सिद्धांत है कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन भारत के मूल भावना को हम लेकर चलेंगे। जो भारत की आत्मा है
जो भारत की मूल भावना है, हम उसको सर्वोपरि रखेंगे। वहीं दूसरे कांग्रेस या समाजवादी पार्टी की बात कर ले तो ये सत्ता पाने के लिए, हो सकता है कांग्रेस और सपा को मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन जो वास्तविकता है ये आपके सामने रखना जरूरी है। सत्ता पाने के लिए तरह तरह के जनता को गुमराह करने वाले सिगूफे जिसे बोल सकते हैं, या माहौल क्रिएट करना, इस तरह के माहौल बनाते रहे, दिग्भ्रमित करना है ना जी, जनता को। दिग्भ्रमित करना। अगर उसको हम इस तरह से भी जाने, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने एक बदलाव के तहत जितनी सीटें पाई थी उससे ज्यादा सीटें 2019 के में पाई थी। इन लोगों का सिर्फ एक उद्देश्य था कि हम किसी भी प्रकार से यदि दलित और यादव को जोड़ लेंगे तो 15%, 17% और यादव 15 से 20-30%, करीब 35%, और जनरल हमारे अन्य वोट जो अन्य, चूंकि पार्टी में सभी जाति के लोग हैं तो सभी जाति के होने की वजह से 2-2, 3-3% सबका वोट, हाँ, सबसे मिला करके 40-42% वोट हो गया और मेरी सरकार बन जाएगी। लेकिन जब इन्होंने 2014 और 2019 और 2017 के विधानसभा चुनाव और 22 का विधानसभा चुनाव देखा तो इसके बाद में इन्होंने देखा कि शायद ये जो हिंदुत्ववाद है ये भाजपा को बहुत सूट कर रहा है और भाजपा इसका पूरी तरह से लाभ न ले जाए और हम अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे, तो इन्होंने एक नया नारा सुझाया, पीडीए, हिंदुत्व की धार को कमजोर करने के लिए। अब पीडीए का मतलब हुआ, अब पीडीए की अगर हम बात कर लें तो पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक। अब एक बात बताइए, जब दलित और पिछड़े को लेकर के आपने राजनीति की थी, यानी मायावती और अखिलेश यादव जब मिलकर राजनीति की थी तो आपस में द्वेष उत्पन्न हुआ था। तब आप, इसका मतलब दलितों के साथ नहीं थे, इसका मतलब यदि आप दलितों के साथ थे तो आपने मायावती का साथ क्यों छोड़ा? बिल्कुल सही, ठीक, आपने ज्यादा सीटें ली, मायावती की सीटें घट गई, इसका मतलब आप दलितों के साथ थे या नहीं थे? ये प्रश्न क्लियर हो रहा है, इसी के पे उत्तर क्लियर हो रहा है। इसके और फिर जब आपने देखा कि जब यहां पर स्थिति ये बन रही है कि हमें बिना दलित को लिए हमारा परसेंटेज, वोट परसेंटेज प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपने देखा कि 32-33% तो हो रहा है, लेकिन हिंदुत्ववाद की वजह से वो जो 7-8% एक्स्ट्रा मेरे पास आने वाला था वो मेरा वोट बैंक कट रहा है। तो आपने उसके जोड़ने के लिए, उसको वापस लेने के लिए आपने पीडीए का गठन किया, यानी डी शब्द को उसमें ऐड ऑन कर लिया। यानी डी शब्द का ऐड ऑन करने का उद्देश्य समाज सेवा नहीं बल्कि अपनी शासन कैसे बनाया जाए इसके लिए डी शब्द का उपयोग किया। ठीक, यानी पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित और ए फॉर अल्पसंख्यक, पीडीए, इसलिए इस पीडीए का गठन किया गया। अब अगर हम बात करें कि पीडीए में आपने बहुत सारे काम किए या करने वाले हैं या आप करना चाहते हैं, तो बहुत सारी जगहों पर दलितों के साथ आज भी अन्याय हो रहा है। जैसे अभी सहारनपुर की घटना, कासगंज की घटना, एक शादी के दौरान दलित के साथ बहुत बारात निकलने नहीं दी गई, उनको सताया गया, दलितों ने, मुस्लिमों ने, अल्पसंख्यकों ने उनके साथ अभद्रता की। तो आपने, मुस्लिमों ने जब उनके साथ अभद्रता की तो आप उस बीच में क्यों नहीं आए? कासगंज, बदायूं और सहारनपुर जैसी घटनाओं पर आप दलितों के साथ क्यों नहीं खड़े हुए? क्यों? क्योंकि आपका तीसरा वर्ड ए, अल्पसंख्यक, जो अल्पसंख्यक के द्वारा उसको सताया जा रहा था डी वर्ड को, तब आप उस मामले में शांत रहे, मौन धारण कर लिया था, मौन धारण कर लिया था। ऐसा क्यों? यदि आप दलित के हितैषी हैं तो आप हित की बात करिए, समाज को लेके चलने की बात करिए। मौके की नजाकत देखकर गद्दी हासिल करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए डी का उपयोग करना, ए का उपयोग करना, पी का उपयोग करना, यह मेरे ख्याल से शायद उपयुक्त नहीं है। और जनता अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी है। जनता यह जान चुकी है कि कौन सत्ता के लिए शासन कर रहा है और कौन राष्ट्र के लिए शासन कर रहा है।
उसी चुनाव आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है, इस पर भी नेता इसको भी नहीं छोड़ रहे हैं। जैसे लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, कि चुनाव आयोग पर एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के लिए वोट चुरा रहा है। इसके लिए हमारे पास पर्याप्त प्रमाण भी हैं। अच्छा, मैं बता रहा हूं, ठीक है। मैं आपको बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आज आप ढूंढ ढूंढ के अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं। मैं आपको बताऊं पीयूष जी, एक समय याद करिए टीएन सेशन का। टीएन सेशन को यह कहा गया था कि बहुत सख्त और बढ़िया चुनाव आयुक्त है, और टीएन सेशन के समय पे ही लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी दोबारा सरकार नहीं बना पाए थे, और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। संप्रग ने अपनी सरकार बनाई थी, कांग्रेस गठबंधन ने अपनी सरकार बनाई थी। तो क्या टीएन सेशन सख्त होने के अनुसार क्या इनके लिए काम कर रहा था? फिर वही बात आती है कि इनके मन में इतना भय भरा हुआ है कि यदि कोई भी राष्ट्र के लिए काम करता है तो इनको लगता है कि मेरे विरुद्ध कार्य हो रहा है। अभी एक बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव का 2 वोटर आईडी कार्ड पकड़े गए, जिसका उल्लेख उन्होंने स्वयं कर दिया। तेजस्वी यादव ने एक वोटर आईडी कार्ड दिखाया, जिस वोटर आईडी कार्ड का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जो फर्जी है। असली वोटर आईडी कार्ड दिखाए नहीं, और फर्जी वोटर आईडी कार्ड दिखा करके चुनाव आयोग पर दोषारोपण कर दिया कि देखो मेरा नाम ही काट दिया वोटर लिस्ट से, मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, देखो मेरा ये कार्ड है और मेरा नाम ही नहीं है। बाद में चुनाव आयुक्त ने, वहां के डीएम ने, सबने बाकायदा इपेक्स नंबर सहित पूरा उसको दे दिया और ये बता दिया कि ये आपका कार्ड है। इसका मतलब कि जब राजनेता 2-2 वोटर आईडी कार्ड रख रहा है तो इसका मतलब वहां के लोगों पे या वहां पर कितना ज्यादा फर्जी वोटर आईडी कार्ड बना होगा। अगर वर्तमान में ये चुनाव आयुक्त, ये चुनाव आयोग अगर इस चीज को ठीक करना चाह रहा है तो इसमें गलत क्या पीयूष? इस पर इनको क्यों मिर्ची लग रही है? अगर इनके साथ कुछ गलत हो रहा हो तो उस बात को ये बताएं, और यदि इनके साथ गलत नहीं हो रहा है तो फिर अनावश्यक अनर्गल बयान करके किसी चीज को जबरदस्ती हाईलाइट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब इस जनता को गुमराह कर रहे हैं। जनता को ये फिर वही बात कि जनता को पूरी तरह से मूर्ख समझ रहे हैं कि जनता कुछ जानती नहीं। अरे भाई, जो आधार कार्ड, जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है, जो लोग अपना प्लेस चेंज करके चले गए हैं, अगर ऐसे लोगों के कार्ड आज चुनाव आयोग उनको कैंसिल कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? आपको तो राष्ट्र के साथ होना चाहिए, यह राष्ट्रीय कार्य है, और राष्ट्रीय कार्य पे अगर आप ये विडंबना उत्पन्न कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं एक राष्ट्र विरोधी कृत्य भी कहा जा सकता है, क्योंकि वो संवैधानिक संस्था है, और राष्ट्र के लिए काम कर रही है। उसकी कार्यप्रणाली पे आरोप अब लगा रहे हैं जी, है ना। उसी ये भी जो मालेगांव बम ब्लास्ट के संबंध में जो न्यायालय का अभी आदेश आया है, निर्णय आया है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं पीयूष जी, मालेगांव की अगर बात कर ले तो राजनीति में इतना नहीं गिर जाना चाहिए कि कभी उठने की गुंजाइश न बचे। केस क्या था उसकी डीपली पे हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन कोर्ट ने 17 वर्ष बाद यदि किसी को निर्दोष साबित किया है तो कोर्ट पर भी उंगली उठ सकती है, न्यायालय पे भी उंगली उठ सकती है, न्याय प्रक्रिया पे भी उंगली उठ सकती है। जिसने आरोप पत्र दाखिल किया उस पर भी उठ सकती है, बिल्कुल उठ सकती है, वो भी दोषी है जी। अब प्रश्न ये है कि यदि 17 वर्ष बाद कोर्ट को यह पता लग पाया कि ये निर्दोष है, तो जो उनका कीमती जीवन 17 वर्ष जो बर्बाद हुए, इसका उत्तरदायित्व, इसकी उत्तरदायिता कौन लेगा? कौन उसको वापस करेगा? उसके गोल्डन पीरियड समय को कौन वापस करेगा? जो उसका अहित हुआ है, जो उसका जीवन बर्बाद हुआ है। हर व्यक्ति को जीने का संविधान के अनुसार उसका अधिकार है। यानी हमारी न्याय प्रणाली में भी सुधार की आवश्यकता है। न्याय प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है, बल्कि हम निवेदन करेंगे माननीयों से कि इस पर विचार करें। ये तो एक
संविधान ने जो हमें सुविधा दी है, संविधान के अनुसार न्याय प्रक्रिया भी बोलती है। न्याय जो हमारा न्याय प्रक्रिया है वो ये कहती है कि 100 दोषी छूट जाएं पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए। लेकिन ये इसका भी माहौल हो रहा है। आप देखिए, यदि एक निर्दोष 17 साल जिसने सजा भुगती है, ये तो एक ऐसा मैटर है, अगर इतना बड़ा मैटर ना होता तो लोगों के पास नहीं आ पाता। कितने लोग ऐसे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो धनाभाव के कारण आज भी जेलों में सड़ रहे हैं, न्याय नहीं पा पा रहे, न्याय नहीं मिल रहा। क्या उनको न्याय पाने का अधिकार नहीं है? संविधान ने उनको न्याय पाने का अधिकार दिया है। हमारा संविधान उनके साथ खड़ा है। हमारे संविधान के अनुसार कोर्ट उनको एक वकील मुहैया कराता है। लेकिन क्या लोगों की आत्मा में कुछ आत्मा बची है? संवेदनशील नहीं है आज, संवेदनशीलता बची है? क्या वो ये मानते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसके लिए मुझे वकील बना के खड़ा किया गया, मेरी कुछ इसके साथ नैतिकता है? शायद नहीं। और वकालत, न्याय प्रक्रिया इतनी ज्यादा महंगी हो चुकी है। यदि आपका केस नीचे के लेवल पे है तो भी आपका लाखों रुपया खर्च होता है। यदि आपका केस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है तो आपको अथाह धन चाहिए। एक एक वकील की फीस 3-3 लाख रुपए है, 4-4 लाख रुपए है, 10-10 लाख रुपए है, 25-25 लाख रुपया है। बताइए, जीवन भर व्यक्ति कमाता और 25 लाख रुपए इकट्ठे नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति अपने को निर्दोष साबित करने के लिए 25 लाख रुपए कहां से लाएगा? और यदि उस 25 लाख रुपए नहीं ला सकता है तो इसका मतलब है कि वो निर्दोष होते हुए भी पूरी जिंदगी जेल में व्यतीत करता है। तो मैं कहां से आजाद हूं? बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं न्यायालय से भी उठा रहा हूं, आपसे भी मैं इस बात को कह रहा हूं। इसका आशय यह है कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति न्याय नहीं पा सकता है। न्याय बड़ा कॉस्टली हो गया है, न्याय बहुत कॉस्टली हो गया है। न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को, विधायिका को, कार्यपालिका को, सब लोगों को इस पर एक गहन विचार मंत्रणा करनी होगी। और जो इस प्रकार से असहाय, जो बेचारे निर्दोष, बहुत सिंपल है पीयूष जी, मैं जनरल बात कर रहा हूं, समाज की बात कर रहा हूं। मैं बैठे बैठे जो ऊंची सीटों पर बैठे, जिनके पास धन की कमी नहीं है, जो अनायास कर रहे हैं, जीवन में पूरा लाभ ले रहे हैं, अपने पद का भी लाभ ले रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं नीचे स्तर के समाज की बात कर रहा हूं। सामाजिक स्तर पर यदि कोई किसी व्यक्ति को छेड़ना चाहता है, यदि आपके पास धन है और यदि आपको कोई आपसे किसी से दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो आप अपने धन के माध्यम से उसके खिलाफ कोई भी आरोप दाखिल कर सकते हैं और पुलिस के माध्यम से उस पर चार्जशीट भी लगा सकते हैं। और कोर्ट सबसे पहले कहती है कि आप जमानत कराइए। क्यों जमानत कराए? पहले आप उसकी बात सुनिए ना। जमानत के लिए वकील चाहिए, जमानत के लिए धन चाहिए, उसके पास धन नहीं है, कहां से आके बात करेगा वो? मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं न्यायालय पर, मैं कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन अपनी दर्द, जो समाज का दर्द है, उसे मैं जरूर बयां कर रहा हूं। सुशील जी बताइए, इस पर सोचने की आवश्यकता है। सुशील जी, राकंपा के जो राष्ट्रीय नेता हैं जितेन आह्वान, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ये व्यक्त किया है कि सनातन देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और देश को बर्बाद किया सनातन ने। देखिए, खैर ये प्रश्न थोड़ा सा हटके है। ये गंभीर विषय लगाया है भारतीय संस्कृत पे कि सनातन ने देश को बर्बाद किया है। तो इस संबंध में आप देखिए, मैं बताऊं, हालांकि ये भी राजनीति के जी बिल्कुल 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 लहजे में कहा गया, बिल्कुल ये राजनीति ही है। आप ये बताइए, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कहा गया, वोट बैंक के लिए कहा गया। सबसे सहिष्णु धर्म जो है ये सनातन है। सनातन का मतलब होता है सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। यही हमारा सनातन है। जब सत्य ही नहीं है तो चारों तरफ असत्य हो जाएगा, और जब असत्य हो जाएगा तो यह संसार नहीं रहेगा। इसलिए मैं उन्हें मूर्खों की संज्ञा दे दूं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी।
आप वोटों की राजनीति में इतना ज्यादा गिर चुके हो, इतने ज्यादा अंधे हो चुके हो अपने को हाईलाइट करने के लिए। अब बताइए, जैसा कि उनका नाम है, आपने बोला जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड नाम के अनुसार वो सनातनी है, हिंदू है, और जितेंद्र आव्हाड जी ये बात बोल रहे हैं कि सनातन ने देश को बर्बाद कर दिया है। कभी कभी विरोधाभास रूप में अपने बयान व्यक्त करता है जिससे हमारी पब्लिसिटी हो, ये भी हो नहीं, सकता तो है पब्लिसिटी करने के लिए आप समाज को गुमराह क्यों कर रहे हो? जिससे लोग हमें देखें भाई। बहुत देखिए, पहले आप बात समझिए पीयूष जी, पहले लॉर्ड मैकाले ने अपनी शिक्षा लागू करनी चाहिए देश में, जो लागू नहीं हो पाई। लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस गवर्नमेंट ने लॉर्ड मैकाले की शिक्षा को पूरी तरह से लागू कर दिया, और आज की तारीख में लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पर अगर देखें तो हमारा और आपका सभी का घर परिवार उससे पूरी तरह से ग्रसित है, कोई अछूता नहीं बचा है। लोग धर्म की परिभाषा ही नहीं जानते, धर्म है क्या लोग जानते ही नहीं है, जबकि यह पूरा संसार धर्म से ही चल रहा है, सनातन से ही चल रहा है। धर्म में अनुशासन सिखाता है, धर्म हमें अनुशासन सिखाता है, धर्म सनातन से ही सिखाता है। सनातन हमें सत्य सिखाता है, और सत्य जीने की कला सिखाता है, और जीने की कला, समाज को चलाने की कला, ये सिर्फ और सिर्फ सनातन में है। इसलिए इस प्रकार की जो फुहड़ता भरे बयान, ये जो सनातन बर्बाद करने वाली बात जैसे वर्ड बोल करके ये अपने आप को समझ रहे हैं कि हाईलाइट कर लेंगे, जनता जान रही है, देश जान चुका है, और सब लोग इस तरह से मान रहे हैं। पूरा विश्व आज सनातन की व्याख्या कर रहा है, पूरा सत्य की बात पर कर रहा है, और कुछ लोग सनातन को लेकर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं। अब देखिए, मैं बड़ी बात एक बात बताता हूं। अभी मैंने बोला, आपको बताया, सभी राजनीतिक दल में सभी जात के लोग हैं। जब एक व्यक्ति बोलता है, जैसे ये सीपीएम के हैं जितेंद्र चौहान जी, जितेंद्र चौहान जी जब ये वर्ड बोला, तो जितेंद्र चौहान जी कौन है? नाम के अनुसार वो हिंदू है। अब वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन नाम के अनुसार हिंदू है। लेकिन जब वो सीपीएम में नहीं होंगे, या सीपीएम के अतिरिक्त होंगे, या सीपीएम से बाहर होंगे, या उनके माध्यम से उनके जो मिलने वाले ये वर्ड बोलेंगे, तो किस पर आरोप जाएगा? भाजपा पर। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बोलता है धर्म के विरुद्ध या धर्म के पक्ष में, तो किस पर आरोप जाता है? भाजपा पर। जबकि वो होता किस पे है? अन्य दलों में, जो उसकी स्वीकृति देता है, जो अनर्गल प्रलाप करने की स्वीकृति देता है, जो सिर्फ वोटों की राजनीति करना चाहता है, उसी पे पार्टी में रह करके वो हिंदू, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो दलित, सारे लोग बयान देते हैं, लेकिन वो बयान राष्ट्रहित में नहीं होता है। तो हमें राष्ट्रहित में बयान देना चाहिए, राष्ट्रहित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। बात सनातन की करते हैं, तो सनातन एक सत्य है जिसके बिना ये संसार ही नहीं चल सकता। आज हम लोगों ने संविधान, जो हमारे देश का सर्वोच्च दस्तावेज है, और कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, जो संविधान के अनुरूप अपने कार्य संचालन करती हैं, इस पर चर्चा की। और इस संबंध में हमारे आज इतनी राजनीति गिर गई है कि हमारे राजनेता संविधान की आड़ में घिनौना खेल खेल रहे हैं, और संविधान पर आरोप लगा रहे हैं, और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब समय इतना विकट हो चुका है, हमारे समाज इतना गिर चुका है, इसकी कोई अतः नहीं। और आने वाले समय में राजनेता अपने व्यवहार में सुधार लाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।